Hello everyone and welcome to part 2 of the video Constitutional Developments between 1857 to 1935. In fact, हमने 1857 से पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स देख लिए थे, बट 1850 के बाद जब कंपनी रूल से डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर ओवरऑल गवर्नेंस आई, उसके बाद क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई उनको हम थोड़ा गौर से देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या ज़रूरत थी, कैसे वो इम्प्लीमेंट की गई, क्या प्रोविजंस थे और उसके क्या नतीजे आए। तो लेट्स गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स बिटवीन 1857 टू 1935। और 1935 तक ही क्यों, 1947 तक क्यों नहीं, वो भी मैं बात करूँगा, बट लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बात करते हैं। इसके बैकग्राउंड में 1857 का रिवोल्ट, एंड वो रिवोल्ट से ऑलमोस्ट ब्रिटिश का जो कंट्रोल था थ्रू कंपनी रूल वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगा था। बट इवेंचुअली कंपनी सक्सीडेड, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट कि अब टाइम आ गया है जो ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया है उसका ओवरऑल कंट्रोल अब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ले और क्राउन रूल को इम्प्लीमेंट करे। क्राउन रूल का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट विल कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द क्राउन, बिकॉज वहां भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रन इन द नेम ऑफ क्राउन, सिमिलरली इट रन इन द नेम ऑफ क्राउन इन इंडिया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये 1857 रिवोल्ट के बाद इम्प्लीमेंट किया गया। इसको गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ इंडिया, गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया। अगर आपको याद है तो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी, अब वो भी रोल को ख़त्म कर दिया गया। जो भी पावर थी, इट ट्रांसफर्ड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट सारी गवर्नमेंट के पास, टेरिटरीज की पावर्स और रेवेन्यूज़ की पावर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गई थी इस गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर। अगर हम प्रोविजंस की बात करें 1850 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, तो इंडियन टेरिटरीज जो थी ऑफ ब्रिटेन अब वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्वीन एट दैट टाइम। कौन थी क्वीन उस टाइम? क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। This will be done with court of directors and board of control being scrapped. अगर आपको पहले याद है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बनाया गया। इन दोनों को स्क्रैप कर दिया गया इस एक्ट के अंदर। कंपनी तो वैसे अबॉलिश हो गई थी, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहे नहीं, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी जो पॉलिटिकल फंक्शंस देखता था उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। सो नो मोर प्राइवेट कंट्रोल ऑन इंडियन टेरिटरीज। अब आया क्या, इसका रिजल्ट हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट का एक मेंबर था, उसको सारी पावर दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, ठीक है, वॉज टू बी पार्ट ऑफ ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट मेंबर। उसके साथ 15 मेंबर की काउंसिल रहेगी और वो मीडिएटर के तौर पे काम करेगा बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय। ही ऑल्सो हैड द पावर, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, टू सेंड सीक्रेट डिस्पैचेस टू इंडिया। विदाउट अपनी काउंसिल को कंसल्ट किए बिना वो सीक्रेट डिस्पैच भी भेज सकता था इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडियन अफेयर्स। इसका मतलब क्या है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं, किसको? मिनिस्टर को।
उसी तरह इंडियन इश्यूज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछे जा सकते हैं और उसको आंसर करना। एंड लॉर्ड स्टैनले फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने फॉर इंडिया। अब प्रोविजंस की बात करें आगे, तो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर, मतलब वो रेगुलर मेंबर्स में नहीं आता था, जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उस काउंसिल में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर बनाया गया। लॉ मेंबर एक क्रिएट किया गया जो बैरिस्टर होगा, एंड अदर 3 वर जो बाकी रिमेनिंग मेंबर्स थे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो कोऑर्डिनेटेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी रहेंगे, इलेक्टेड नहीं रहेंगे, मतलब ऑफिशियल्स रहेंगे। गवर्नर जनरल, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंड एक्टेड एज वाइसरॉय। नाउ ये एक नई चीज ऐड हुई, वाइसरॉय। नाउ वाइसरॉय वर्ड यूज होता था फॉर हिज रिलेशंस, his or her relations with the princely states. So, post the governor general come viceroy. ठीक है, viceroys and governors of various presidencies were appointed by whom? Under the stamp of crown. Viceroy was to be assisted by an executive council, जिसकी हमने पहले बात की। ठीक है, सो दिस एक्ट अबॉलिश डुअल गवर्नमेंट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, जैसे मैंने बात की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश कर दिया गया। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इंप्लीमेंट की थी, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ऑफ कंपनी को भी अबॉलिश कर दिया गया। प्रिंसली स्टेट्स, इट वॉज डिसाइडेड कि जो इंडियन प्रिंसेस एंड चीफ्स थे, जो कि मोर देन 560 एट दैट टाइम, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। अब उनके मामलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, जो कि डॉक्ट्रीन ऑफ लैप से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही थी। एंड उनको इंडिपेंडेंट रखा जाएगा, लेकिन उनको ब्रिटिश सुज़रेनिटी, दैट इज उसकी ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटेंसी को मानना पड़ेगा बस। तो क्वींस प्रोक्लामेशन, इसके बाद ये अक्टूबर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, और नवंबर में 1858 में क्वीन प्रोक्लामेशन आया। क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लामेशन को इशू किया कि देयर विल बी नो फर्दर एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज इन इंडिया बाय ब्रिटिश। कोई और ब्रिटिश अब टेरिटरीज नहीं एक्वायर करेगी। बेसिकली मेजर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज ऑलरेडी एक्वायर्ड, और जो नहीं किया गया था वो ऑलरेडी प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशंस मेंटेन करके उस पर, और ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी तो आई गई थी। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स विल रिकॉग्नाइज द पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन एंड वर टू बी ट्रीटेड एज पार्ट्स ऑफ सिंगल चार्ज, मतलब वाइसरॉय कम गवर्नर जनरल का पूरा कंट्रोल रहेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पूरा कंट्रोल दोनों एरियाज में रहेगा, तो एक ही चार्ज के अंडर। इंडियंस वर प्रॉमिस्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन विदाउट इंटरफेरेंस, एक बहुत बड़ा कंसर्न था जो रीजन बना रिवोल्ट ऑफ 1857 का। इक्वल और इम्पार्शियल प्रोटेक्शन रहेगी अंडर लॉ टू ऑल इंडियंस, ये एश्योरेंस दी गई क्वींस प्रोक्लामेशन ऑफ 1858 के द्वारा। अगर इंपॉर्टेंस देखे, इट लेड टू द स्टॉपिंग ऑफ फोर्स्ड एनेक्सेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। जो doctrine of lapse के द्वारा we saw how many princely states were forcibly being annexed. One of the biggest being Awadh 1856, जहाँ मिसगवर्नेंस के नाम पर वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेजा गया और एक्वायर किया गया, और जिसका मेन रीजन था कि लखनऊ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बना रिवोल्ट का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ डायरेक्टली कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कुछ भी होगा इंडिया में, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, अब कोई कंपनी नहीं है, अब नो वन कैन से दैट कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन बी हेल्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रॉन्ग इन इंडिया। अगर देखें क्रिटिसिज्म इस एक्ट की, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, सिर्फ और सिर्फ नाम और रूलर चेंज हुआ, गवर्नेंस सिस्टम प्रीटी मच सेम रहा।
कंपनी से बस कंट्रोल आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन ऑफ मासेस जैसे रेवेन्यू कलेक्शन हो जाए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया की हो जाए, राइट, वो तो कंटिन्यू रही इवन आफ्टर एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट. प्रॉमिस ऑफ नॉट एनेक्सिंग इंडियन प्रिंसली स्टेट्स प्रूव्ड अ फॉल्स प्रॉमिस, क्योंकि और भी तरीकों से प्रेशर बना के किसी भी मेथड से मोर टेरिटरीज इनटू इंडिया कोशिश की गई उनको एनगल्फ किया जाए. फिर 3 साल बाद जरूरत पड़ी इंडियन काउंसिल एक्ट की. ना इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक डिफरेंट एक्ट है, वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, बट जो काउंसिल एक्ट है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स पे ज़्यादा फोकस करता है, गवर्नर जनरल की. ठीक है, तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया. उसकी क्या जरूरत थी, नीड क्या थी? देयर वाज राइजिंग रिसेंटमेंट अमंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंडियंस who demanded representation in government services. ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए इंडियन, एंड स्पेसिफिकली आफ्टर 1857 देयर वाज, अब ब्रिटिशर्स को भी लगा कि ये देना ज़रूरी है. ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्निंग स्टाइल वाज ऑफेंसिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, स्पेशली 1833 ऑनवर्ड्स. आप ये देखेंगे पोस्ट 1857 there was a need to bring some barometer. Barometer is basically balancing the pressure which was already there, or safety wall in the shape of deliberative council. कोई ना कोई इस प्रेशर को ईज करने की जरूरत थी 1857 कि एक प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जाए जहां थोड़ा सा लोग आके मिल के डेलिब्रेट कर सके, बात कर सके गवर्नेंस इश्यूज की. जो 1833 में ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गई थी, जो मैक्सिमम पावर सेंटर हो गई थी गवर्नर जनरल के पास ऑफ इंडिया, वॉज नॉट वरीड अबाउट लोकल इश्यूज एंड चैलेंजेस. तो उसके कारण भी काफ़ी डिसेंट आ चुका था. तो क्या प्रोविजंस थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के? पहले तो इसने पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया. अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को पोर्टफोलियोज असाइन किए गए. पहले जो 3 मेंबर्स एडिशनल हैं उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था. पोर्टफोलियो क्या है? जैसे आज हम देखते हैं होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, क्या है पोर्टफोलियो. सिमिलरली इसने इस पर्टिकुलर 1861 काउंसिल एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया पोर्टफोलियो सिस्टम. वाइसरॉय को एम्पावर किया गया ऑर्डिनेंसेस इशू करने. अभी भी हम ऑर्डिनेंसेस के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट वी हैव रेड, we've read that it is an extraordinary power to basically make a law not through the parliament, but it's an extraordinary instrument. It's not a law basically, but it is a power to of what a law जो एग्जीक्यूट करता है, वही सेम पावर ऑर्डिनेंस की है. कब इशू की जा सकती है? जब एक लेजिस्लेचर उस टाइम पे सेशन में ना हो. तो ये एक 1861 का एक्ट था जिसने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी वाइसरॉय को विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी. इसी एक्ट में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हुई बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस. इसमें प्रोवाइड किया गया कि वाइसरॉय कई इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना ये ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल क्या है. हम पढ़ लेते हैं नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल, बट व्हाट इज. सो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कई वाइसरॉय नॉमिनेट कर सकता है एज नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियंस ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल. विच काउंसिल? लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, अब ये नॉन ऑफिशियल क्या है? Not a government servant, but official is a government servant. ये फर्क है. ठीक है. लॉर्ड कैनिंग nominated Raja of Banaras, Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao. Basically कौन? The rulers of the princely states को nominate किया गया. Provided for establishment of new legislative councils. नई legislative councils बनी बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, NWFP एंड पंजाब.
और एक लॉ मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया जो 5th मेंबर होगा. अ ज्यूरिस्ट, अ नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर वाज एडेड टू वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. और वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एनलार्ज किया गया. जो पिछले में हमने पढ़ा था 4 मेंबर्स, अब 5 मेंबर्स. रोल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंडर क्रिएट की गई थी, उसका सिर्फ लिमिटेड काम था. ओनली लेजिस्लेटिव विदाउट एनी कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंसेस. वो लॉ बना सकती है बट एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, फाइनेंसेस पे कोई कंट्रोल नहीं है. और हाँ, गवर्नर जनरल के पास तो वैसे भी स्पेशल पावर्स है वीटो की. अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो 1861 एक्ट जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इनिशिएट हुई, जो अभी तक इंडियन पॉलिटी में यूज़ हो रही है. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, इवन दो बाय नॉमिनेशन. इंडियंस को फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉमिनेट किया गया. नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो इसी इट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. जो इंडियंस नॉमिनेट होते थे फ्रॉम 10 to 16 इन 1892 बढ़कर हो गया था टू 1909 रिफॉर्म्स. मतलब इतने मेंबर्स नॉमिनेट करके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बिकेम द पार्ट ऑफ दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल. और पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ क्योंकि विद द ग्रोइंग वर्क फॉर द गवर्नमेंट इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट टू साइन वर्क, सो पोर्टफोलियो सिस्टम डिवाइस किया गया. अगर क्रिटिसिज्म की बात करें, डिस्पाइट इंट्रोड्यूसिंग डिसेंट्रलाइजेशन, वाइसरॉयज काउंसिल कुड मेक द लॉज फॉर होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. किसी भी एरिया में वो लॉ बना सकती थी वाइसरॉय काउंसिल. एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स अभी भी वाइसरॉयज काउंसिल. विच काउंसिल? एग्जीक्यूटिव काउंसिल. और ऑन द अदर हैंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुड नॉट पॉसिबली बी कॉल्ड ट्रू लेजिस्लेचर. क्यों? फाइनेंशियल पावर तो थी नहीं और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी नहीं थी. Council was strictly confined. Which council? Legislative council was strictly confined to legislation, and it was not allowed to interfere in the work of executive council or executive. Legislation on certain matters, कोई ऐसे matters थे उसमें तो वाइसरॉय का कॉन्सेंट पहले लेना मैंडेटरी है था, and no act passed by the council was valid until unless वाइसरॉय उसको मंजूरी दे. ठीक है. अब इसके बाद सिमिलर वे से 31 ईयर्स लेटर वी हैड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. क्या ज़रूरत थी उसकी? तो रिफॉर्म्स जो लाए गए वो ग्रजिंगली कंसीड किए गए, बट उसको आफ्टर 30 ईयर्स उसको भी इनएडिक्वेट माना गया. एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई इससे पहले कि 1884-5 में आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र आई. क्या फॉर्म हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस. डिमांड क्या आई मॉडरेट्स के द्वारा? दैट मोर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन टू द इंडियंस. तो वो एक ग्रोइंग प्रेशर था और उसके साथ डिमांड आई कि मोर रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस. एलिमेंट ऑफ नॉन ऑफिशियल ऑफ द एक्ट ऑफ 1861, उसने वो पीपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी. जैसे हमने देखा दोज वर प्रीटी मच द महाराजास और द प्रिंसेस. It consists of either big zamindars, retired officials, or Indian princes. And there was growing, rising nationalism in the later part of the 19th century. And as I told you, the Indian National Congress was also formed, which was demanding कि हमें और Indians को ज़्यादा political representation मिलना चाहिए. और रोल ऑफ लॉर्ड डफरिन ने इंग्लैंड में प्रपोजल भेजा कि हाँ, काउंसिल को थोड़ा और लिबरलाइज करने की ज़रूरत है. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की बात करें प्रोविजंस की पर्टिकुलरली, तो इसने ऑफ कोर्स सिंस रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की डिमांड है तो क्या बढ़ेगा? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स of both central and provincial legislatures. So it increased the number of additional non-official members in central and provincial legislative councils, but maintained the official majority. Officials अभी भी non-official से ज़्यादा थे, greater. It increased the functions of legislative councils. अब उनको थोड़ी additional power दी गई कि हाँ, अब वो बजट भी डिस्कस कर सकते हैं और कई क्वेश्चंस एग्जीक्यूटिव्स को भी डाल सकते हैं. It provided for nomination of some non-official members of the किनको Central Legislative Council by Viceroy.
अब नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स किसके द्वारा की जा सकती थी? वाइसरॉय कर सकता था टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, एंड दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय गवर्नर. गवर्नर्स कर सकते थे nominate to the provincial legislature on the recommendation of district boards, municipalities, universities, trade association, zamindars and chambers. अब ईयर आ गया 1909. Morley Minto reforms which resulted in the Indian Council Act of 1909. Now let's go few years before 1909. 1905 मंथ इज अक्टूबर, पार्टीशन हो गई बंगाल की. क्या स्टार्ट हुआ इसके साथ? स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी या वंदे मातरम मूवमेंट भी बोला जाता है इसको. राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इस टाइम पे कांग्रेस में हुआ. और एट द सेम टाइम 1906 मुस्लिम लीग फॉर्मेशन होती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे यू ऑल्सो सी द राइज ऑफ कम्युनलिस्ट एलिमेंट्स इन द पॉलिटी इंडियन. और नाउ ऑल्सो अगर हम रीजंस देखें क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट अगेन डिमांड इंक्रीज हो रही थी एज द नेशनलिज्म ग्रू. तो डिमांड लेजिटिमेट डिमांड्स ऑफ कांग्रेस, 1892 की जो इंडियन काउंसिल एक्ट थी, इट फेल्ड टू मीट द लेजिटिमेट डिमांड्स ऑफ कांग्रेस. प्लस अर्ली 1900s में आर.सी. दत्त या दादा भाई नारोजी ने जो लिखा, लाइक द अन इंडियन रूल, जो पर्टिकुलरली ड्रेन थ्योरी को बता रहा था कि कैसे ब्रिटिश रूल ने इंडियन रिसोर्सेज, इंडियन मनी को ड्रेन किया और ड्रेन करके अपने देश लेके गए. उन्होंने एक्सपोज द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश दैट इकोनॉमिकली ruined इंडिया. ऑटोक्रेटिक पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन, और भी, चाहे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो या उसके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जिसके अंडर पावर्स ज़्यादा सेंट्रलाइज की गई ऑफिशियल्स के द्वारा, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1899, इससे इंटेंशंस कॉलोनियल रूल की पता चली. फॉरेन लैंड में इंडियंस, स्पेशली साउथ अफ्रीका उस टाइम पे महात्मा गांधी उधर ही थे, इट वर ह्यूमिलेटेड एज एन इन्फीरियर रेस विच हर्ट द नेशनल सेंटिमेंट. Famines, bubonic plague at that time, last decade of the नासिक में, पुणे में हमने देखा. Famines enhanced, especially Deccan में, enhanced distress and misery of the masses. Shattering blow to white man's prestige 1905-1945 में रशिया को जापान ने हराया. Awakened new hope that हाँ, कोई एशियन पावर भी यूरोपियन पावर को हरा सकती है. An intensity of Swadeshi and spread of extremism, extremist activities, revolutionary activities बढ़ी. तो ये सब चीज़ें, and also reforms were proceeded, जैसे मैंने बात की, when a group of Muslims elites led by Aga Khan met Lord Minto and demanded separate electorates for Muslims. Eventually also they formed All India Muslim League as well. तो क्या provisions थे? Separate electorate for Muslims, कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट सीट्स रहेंगी और वो वहाँ सिर्फ मुस्लिम खड़े हो सकते कैंडिडेट और मुस्लिम ही वोट करेंगे. रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्टिव प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार इलेक्टिव प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस है फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप, कि हाँ इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप के लिए. In Indian Legislative Council or Provincial Legislative Council, membership was extended और बढ़ाई गई. बट हाँ, membership तो बढ़ाई गई नॉन ऑफिशियल, और अब पहली बार नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. इलेक्टेड मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड. मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्टेड थे. लोकल बॉडीज इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन दिस कॉलेज वुड इलेक्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर विच इन टर्न वुड इलेक्ट सेंट्रल लेजिस्लेचर. इस तरीके से लेजिस्लेचर्स वर गिवन पावर टू आस्क क्वेश्चंस, पास रेजोल्यूशंस एंड वोट ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑफ बजट. ये पावर एक्सटेंड की गई, लेजिस्लेचर को और पावर दी गई. One Indian could now be nominated
in the Viceroy's Executive Council. First time. S.N. Sinha, Satyendra Nath Sinha became the first Indian to be appointed in 1909 as the member of Viceroy's Executive Council. अगर हम इस एक्ट को देखें तो इलेक्टिव प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हुआ, laid the groundwork for parliamentary system in India. It became the starting point of the parliamentary system in India. रिफॉर्म्स ने ना कि अकेले सेल्फ गवर्नमेंट एड्रेस ने, अगर हम देखें तो सेल्फ गवर्नमेंट जो ग्रेजुअली डिमांड स्वदेशी की डिमांड जो हो रही थी वो नहीं दी. दो इंडियंस वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, क्वालिफिकेशन जो थी ऑफ क्लास, कम्युनिटी एंड प्रॉपर्टी, उससे फ्रेंचाइज बहुत कम थी. सेपरेट इलेक्टोरेट, ये बहुत ही डेट्रीमेंटल एक स्टेप था जिसने बेसिकली एक तो जो फाइट कर रहे थे नेशनलिस्ट उनको डिवाइड कर दिया हिंदूस मुस्लिम्स में. मोर ओवर मुस्लिम्स जो वोट करते थे उनका जो क्राइटेरिया था फ्रेंचाइज का वो डिफरेंट था और फर्दर डिवीजन क्रिएट की गई. बजट कुड नॉट बी वोटेड अपॉन, नो रियल, सिर्फ आइटम्स ऑफ बजट पे वोट किया जा सकता, ओवरऑल बजट पे अभी भी वोट नहीं किया जा सकता था बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स. सो नो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज कंसीडर्ड एंड द सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज टू इनडायरेक्ट कि पहले इलेक्टोरल कॉलेज चूज करेंगे फ्रेंचाइज, वो इलेक्टोरल कॉलेज प्रोविंशियल मेंबर चूज करेगा, फिर प्रोविंशियल मेंबर, सेंट्रल काउंसिल मेंबर. तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड था. अगर हम गवर्नमेंट अब 10 साल बाद एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, तो ये मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड या जिसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, उससे डिराइव करके उसके ऊपर बेस्ड इवेंचुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट. क्या ज़रूरत थी इसकी? तो रिफॉर्म्स ऑफ 1999 जो थे वो अगेन बहुत सेक्शंस को सेटिस्फाई नहीं किए. वर्ल्ड वॉर 1 आके चला गया, फिर भी भारत को, इंडिया को सेल्फ डिटर्मिनेशन जो डिमांड थी वो नहीं मिली. क्यों? इफ यू रिमेंबर एट दैट टाइम होम रूल लीग्स चल रही थी. डिमांड थी कि हम रेडी हैं हम खुद को रूल करने के लिए, फिर भी नहीं दी गई. बट ये होम रूल मूवमेंट जो थी, लीग्स थी, इन्होंने इंडियन ओपिनियन को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया कि हाँ वी आर रेडी टू रूल आवरसेल्व्स, we are the ones, we should be given additional power rather, and we have ability to rule ourselves. A committee was appointed which together with Viceroy Montagu prepared the draft of reform scheme, जिससे Montfort reform report आई. Eventually Government of India Act 1919 पास हुआ. क्या प्रोविजंस थे मेजर? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंटर, जो एक काउंसिल थी, अब वो बाय कैमरल सिस्टम बना जैसे अभी है. कैसे? राज्यसभा लोकसभा, ये बाय कैमरल सिस्टम. तो इसी तरीके से उस टाइम बना काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि अपर हाउस है और लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस. कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो कि पहले मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था वो एक्सटेंड हुआ 6 क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस कि उनको भी. प्रोविंसेस वर गिवन पावर टू डिसाइड ऑन विमेन्स रिप्रेजेंटेशन, उनको पावर दी गई प्रोविंसेस को कि आप विमेन रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी प्रोविंशियल असेंबलीज में. बट वेरी इंपॉर्टेंट हेयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग कॉल्ड ड्याकी. Now this Dyaki was introduced in provinces. Basically क्या है ये Dyaki? कि सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा. एक होगा रिजर्व्ड और एक होगा ट्रांसफर्ड. रिजर्व्ड होगा रिजर्व्ड फॉर प्रोविंसेस में गवर्नर्स और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए, और ट्रांसफर्ड होगा जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब मिनिस्टर्स होंगे, अब वो डिसाइड करेंगे. तो provinces were given power to decide. Okay, so it introduced Dyaki in provinces, which indeed was a substantial step towards transfer of power to Indian people. However, provincial legislature में bicameral system नहीं इंक्लूड किया गया. वहाँ सिर्फ एक ही हाउस रहेगा जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल. प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट्स को सेपरेट किया गया.
विद प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बीइंग ऑथराइज टू मेक देयर बजट्स, खुद से अब वो बजट बना सकते हैं प्रोविंसेस। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया वॉज अपॉइंटेड, बेसिकली हाई कमिश्नर एक अम्बेसडरियल पोस्ट। अगर हम क्विकली देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समरी को, तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाइकैमरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अपर हाउस होगा जो काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था उसको एक्सपैंड किया गया, अब ना कि अकेले मुस्लिम्स को बट एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस और सिख्स को भी। इसके अलावा ड्याकी इंट्रोड्यूस हुई कहाँ, प्रोविंसेस में, और ये स्टेप लिया गया टू इनिशिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस, और सेपरेट प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो पास हुआ था वो मोंटेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स से पास, मतलब उनके रिफॉर्म्स आए, उस बेस पर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है इस पे, उस बेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया। अगर एनालिसिस करें तो इवन दो जो था स्टेप वॉज टेकन टूवर्ड्स इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियंस, 3 मेंबर्स अब वाइसरॉय काउंसिल में, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस हो सकते थे, बट उनको जो डिपार्टमेंट्स असाइन किए गए, पोर्टफोलियो असाइन किए गए, वो अनइम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे। नॉर वर दीज मेंबर्स मेड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, ये, और दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स। डिविजन ऑफ सब्जेक्ट्स जो थे, 2 लिस्ट्स, वो अभी भी अनक्लियर थी, क्लियर कट और बेस्ड ऑन प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं, डिवाइडेड नहीं थी सब्जेक्ट्स की। चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रिमेन्ड विद गवर्नर जनरल और कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखें तो आफ्टर अ सीरीज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड फ्रॉम 1928 ऑनवर्ड्स, तो आप उस दौरान देखेंगे Simon, sorry, not Simon Commission, but you see a lot of things happening. Of course, you have primarily, firstly, So Simon Commission बनी to come to India, देखे कि क्या काम, लेकिन सिंस ऑल वाइट कमीशन थी बट उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई। इंडियंस की डिमांड आई पूर्ण स्वराज की। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ताकि इंडिया को इंक्लूड किया जाए, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रामसे मैकडोनल्ड ने लंदन में रखी, और इवेंचुअली इन सब को, ये साइमन कमीशन रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे बेस्ड होकर एक नेहरू रिपोर्ट बनी थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, वाइट पेपर लो थी, इन सब से डिराइव हुआ इवेंचुअली 1935 एक्ट पास किया गया। कांग्रेस ने थर्ड राउंड टेबल नहीं पास, फर्स्ट और थर्ड नहीं पार्टिसिपेट किया, बट ये सारी डिस्कशंस लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1935। क्या फेडरल लेवल पे प्रोविजंस थे, तो सब्जेक्ट्स जो अब ड्याकी सेंटर में इंट्रोड्यूस की, फेडरल लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई, रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट, और बेसिकली स्टेट्स को अब फुल्ली इंडिपेंडेंट, अब वहाँ ड्याकी हटा दी गई और दे कुड बी इंडिपेंडेंट टेकिंग डिसीजंस, द मिनिस्टर्स। नाउ जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी गवर्नर की प्रोविंसेस में, उनके पास अब पावर्स नहीं थी। रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, अब ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, फेडरल लेवल पे। लेजिस्लेचर में बाइकैमरल सिस्टम था जिसमें परमानेंट काउंसिल ऑफ स्टेट्स था जो कि 5 साल का टर्म, और लेजिस्लेटिव असेंबली का नॉन परमानेंट। पावर टू मूव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मिनिस्टर्स वर गिवन ओनली टू द लोअर हाउस, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसा कि आज है लोकसभा में, और रेजिडुअरी पावर्स वर अंडर, रेजिडुअरी का वो पावर्स जो किसी भी लिस्ट में नहीं आती, वो रेजिडुअरी पावर होती है जो गवर्नर जनरल के पास थी। मेन फीचर्स अगर प्रोविंशियल लेवल में देखें तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई जिसने ड्याकी को रिप्लेस किया, और नाउ टू डिराइव लीगल अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम क्राउन एंड प्रोवाइडेड विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो क्राउन अथॉरिटी एट प्रोविंसेस वाज रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नर, गवर्नर वाज आल्सो प्रोवाइडेड स्पेशल पावर्स इन केस ऑफ माइनॉरिटीज, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिंसली स्टेट्स एटसेट्रा। ही वाज आल्सो प्रोवाइडेड विद इमरजेंसी पावर्स। लेजिस्लेचर में सेपरेट इलेक्टोरेट वाज टू बी अप्लाइड, direct election to elect members of the legislature was introduced,
Ministers were to administer all provincial subjects, being answerable and responsible to the legislature. ठीक है, और it could legislate on provincial, जैसे कि अभी है provincial lists और concurrent list. अदर प्रोविजंस की बात करें तो फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया 1937 में विद एपिलेट एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बाय द वे ऑफ अपील, या जो डायरेक्टली जैसे स्टेट इश्यूज या सेंटर स्टेट इश्यूज होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वो फेडरल कोर्ट उस पर गवर्न करेगा. हाउएवर इन सर्टन केसेस अपील्स आर टू बी मेड टू द प्रिवी काउंसिल इन लंदन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस एक्ट के साथ बनाया गया इन 1935. Communal and separate electorates were retained and extended to groups such as Anglo-Indians and Indo-Christians. And women were given reservation in provincial and central legislature. And it enlarged the electorate, but due to high property qualifications, only 10% of the population was enfranchised. तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्विकली देखें तो 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में डिवाइड हुआ लेजिस्लेटिव पावर, जो कि pretty much like today. Residuary powers were present with the viceroy, अभी सेंटर के पास है. It abolished diarchy in provinces and introduced in its center bicameralism, introduced हुई 6 out of 11 provinces. Separate electorates, scheduled caste, women labours, और abolished Council of India जो थी लंदन में, और established RBI, Federal Court, Federal Public Service Commission and Provincial Public Service Commission. ये सब introduce हुआ. तो अगर इवैल्यूएट करें, जवाहरलाल नेहरू सेड दैट दिस एक्ट इज अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स एंड नो इंजन. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज़रूर इंट्रोड्यूस हुई, डोमिनियन स्टेटस की अभी भी बात नहीं हुई, फंडामेंटल राइट्स जो नेहरू रिपोर्ट में मेंशन किया था उसका कोई लेना देना नहीं था इस एक्ट में. एक्ट वॉज रिडल्ड विद सेफगार्ड्स, बेसिकली ब्रिटिश इंटरेस्ट को बचाने के लिए. लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की, वो भी ज़्यादातर प्रोविंसेस में. डियाकी को सेंटर में लाया गया, बट जो है इवन दो साइमन कमीशन ने उसको अपोज किया था, रिटेनमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनल लाइंस में अभी भी जारी थे. इसी के साथ हमने 1935 एक्ट तक जान लिया. बट आई हैव नॉट गॉन इनटू 1947 एक्ट, क्योंकि वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है. उसका प्राइमरी एजेंडा ये था कि इंडिया को कैसे स्मूथ पावर दी जाए, ट्रांसफ़र ऑफ पावर दी जाए, डोमिनियन ऑफ इंडिया बना वो. इन द मीन टाइम जो एक्ट है, इसमें 1935 एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ 1947 15th अगस्त के बाद. इनफैक्ट it is pretty strange to know that unless we implemented our own constitution, it was in that brief period, it was 1935 act which was being implemented, not before that. Before 47 it was actually 1919 act which was government of India act जो चल रहा था. हालांकि 1947 we got independence and the Constituent Assembly framed our own constitution. So this is the constitutional development which we understood in the 2 parts of this. I hope you've understood it better. Chronology आपके दिमाग में better create हुई है. Major areas जो हर एक act का एक backbone है उसको आप समझे, and इसी के साथ आपको confidence मिला होगा in topics में. If there's any question, I would be able to attempt it better. We'll continue to come out with more videos. And I hope you like this video, and stay tuned for more videos on prelims. Okay, thank you so much.